हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। आप लोगों को पता है, आप लोगों के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लगभग हमारे पास में अब 2 महीने शेष बचे हैं, जून और जुलाई। अगस्त में आप लोगों के एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो हम लोग यहाँ से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, आप लोगों के पीवाईक्यूज की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, एमपी के भी इसमें कुछ पीवाईक्यूज हैं। साथ ही नेट के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके पीवाईक्यूज भी हमने शामिल किए। तो यहाँ से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। पर डे या एक दिन छोड़ के आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, ये सीरीज के वीडियोस आपको मिलेंगे और यहाँ पर हम सारी पीवाईक्यूज के माध्यम से आपके 10 यूनिट पॉलिटिकल साइंस की तैयार करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास में तो पढ़ा ही सही, इसके बारे में पूरा आपने सिलेबस तो एक बार तैयार कर लिया है, बट हम प्रैक्टिस यहाँ से शुरू कर रहे हैं और पीवाईक्यूज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। इसका एक वीडियो कल भी लेके आएंगे हम लोग। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के पीवाईक्यूज का कुछ क्वेश्चंस जो है कल भी रखेंगे हम लोग। तो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और आप लोगों को बता दूं कि ये यूनिट फर्स्ट का इंडियन पॉलिटिकल थिंकर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये पीवाईक्यूज की संपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको सारे अदर स्टेट में जो आपको देखने को मिले पीवाईक्यूज वो हम लोग यहाँ पर इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू कर दी है उन लोगों के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर क्लासेस जो है आप लोगों की नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो जो बच्चा नेट की तैयारी करना चाहता हो, सेट की करना चाहता हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरे साथ, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है ना। आप लोगों की क्लासेस चल रही है, इसको आप ज्वाइन करके जो अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस एंड स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डाउट सेशन, ऑल सब्जेक्ट्स, और इसकी वैलिडिटी मिलने वाली है 12 महीने। इस कोर्स की प्राइस क्या है इस पर भी बता देता हूं। कोर्स की अगर अभी आप परचेस करते हैं तो इस कोर्स की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी यहाँ पर, ध्यान रखना है इसकी जो भी प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी प्राइस है 2000 रुपए। ठीक है, तो इस कोर्स की जो प्राइस रहेगी वो 2000 रुपए रहेगी। जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। उस एक कोर्स में आपको 3 चीजों की तैयारी मिलेगी, नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, चलिए आज की सीरीज का पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो आज की सीरीज का पहला प्रश्न हमारे पास में क्या है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत में दंड का क्या अर्थ है। ये प्रश्न पूछा गया है ना, राजस्थान पीसी इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का जो है ये प्रश्न है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत में दंड का क्या अर्थ है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति व्हाट डज दंड मीन इन द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। आपके ऑप्शंस है द किंग्स पैलेस, द जुडिशरी, द आर्मी एंड फोर्स, या फिजिकल पनिशमेंट माने राजा का महल, न्यायपालिका, सेना बल, शारीरिक सजा। क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। आप लोगों को पता होगा कौटिल्य ने यहाँ पर राज्य के अंगों के बारे में सप्तांग थ्योरी दी और राज्य के 7 अंग उन्होंने बताए हैं। ठीक है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, इसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भी उनका यहाँ पर मत्स्य न्याय का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा कि मत्स्य न्याय से तंग आकर राजा ने यहाँ पर क्या किया, मतलब लोगों ने क्या किया, मनु नाम के व्यक्ति को अपना राजा बना लिया एक सामाजिक समझौते के थ्रू, और उसको बलि व भाग नामक 2 कर देना शुरू किया। तो आपको बता दें जो सप्तांग थ्योरी थी इसमें यहाँ पर दंड का अर्थ क्या है, राजा का महल, न्यायपालिका, सेना बल या शारीरिक सजा। क्या रहेगा इसका आंसर भाई। आंसर है सी, दंड का अर्थ यहाँ पर क्या है, दंड का अर्थ है मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सेना, इससे दंड का अर्थ निकाला गया है। तो राज्य की भौतिक शक्ति अर्थात सेना से है। राजा इस दंड का प्रयोग समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और धर्म की रक्षा के लिए करता है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, मनुस्मृति में कर व्यवस्था के संदर्भ में अनाज पर राजा का भाग कितना निर्धारित किया गया है। तो हमने कहा था कि बलि और भाग नामक 2 कर थे, वो कर देना शुरू किया था राजा को। अब राजा को कितना जो है भाग देना कर का शुरू किया था या उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो मनुस्मृति में कर व्यवस्था के संदर्भ में कहा गया कि अनाज पर राजा का एक निश्चित भाग दिया जाएगा, माने जो प्रजा रहेगी वो राजा को क्या करेगी, एक निश्चित भाग अपने अनाज का देगी। कितना देगी वो आपको बताना है, 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/6, 1/8 या 1/12 भाग।
1/20 भाग। जल्दी से इसका आंसर देते चलो सब लोग, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा सी, 1/6। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कर व्यवस्था का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। कौन से अध्याय में? तो 7वें अध्याय में। मनु के अनुसार राजा को भूमि की उपजाऊ क्षमता और परिस्थितियों के आधार पर अनाज का 1/6, 1/8 व 1/12 भाग कर के रूप में लेना चाहिए। सोने और पशुओं पर यह व्यापार का 1/50वां भाग होता। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय, 4 उपाय थे, साम दाम दंड भेद, इसमें से कौन सा ऐसा है जो शत्रु को आपस में लड़ाकर कमजोर करने से संबंधित है? तो आपने यहां पर ध्यान रखना है, कौटिल्य की जो षडगुण नीति है उसका क्रियान्वयन चतुर्गुण के माध्यम से होगा। 4 गुण कौन से हैं? साम दाम दंड भेद। साम मतलब मित्रता करना, तो मित्रता के माध्यम से किसी से जो है अपने नियंत्रण में कर लेना, एक तरह से कर लेना, अपने फेवर में कर लेना। दाम मतलब पैसा देकर अपनी साइड मिलाना। एक होता है यहाँ पर दंड, दंड मतलब यहाँ पर अटैक करना नहीं, उसको डरा धमका कर अपनी साइड मिलाना। और एक भेद माने दो दोस्तों के बीच में फूट डालना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या रहेगा? कौन सा उपाय शत्रु को आपस में लड़ाकर कमजोर करने से? तो इसका अर्थ रहेगा भेद। सी आंसर सही रहेगा इसका। ठीक है, तो कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीति में और शत्रु को वश में करने के लिए 4 उपाय बताए हैं, साम दाम दंड भेद। साम का मतलब क्या है? प्रेम पूर्वक समझाना। दाम का मतलब धन या उपहार देकर अपनी साइड मिलाना। भेद का मतलब है शत्रु के राजा और उसकी प्रजा मंत्रियों के बीच में फूट डालना। और दंड का मतलब है बल प्रयोग या युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष यंग इंडिया में अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया? तो गांधी जी का एक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। उन्होंने अपनी एक यहाँ पर जो पुस्तक थी यंग इंडिया, उसमें प्रकाशित किया था। तो आपको बताना ये कब प्रतिपादित किया गया था? 1919, 1924, 1928 या 1931? अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझा देता हूँ। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? तो इसको आप हिंदी में बोलते हैं न्यायशीलता का सिद्धांत। गांधी जी का कहना था कि जो अमीर या पूंजीपति वर्ग है वो धन का संग्रह अवश्य करे, और उस धन का जो है उसमें से उतना ही हिस्सा यूज करे जितनी आवश्यकता है। बाकी की एक ट्रस्टी के रूप में देखभाल करे और समाज कार्य के लिए उसको खर्च करे, समाज के विकास के लिए। तो ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये यंग इंडिया में कब जो है प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 दे दिए गए हैं, 1919, 1924, 1928 और 1931। बताओ जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर भाई, जल्दी से इसका आंसर दो। इसका सही आंसर रहेगा सी। गांधी जी ने धन के समान वितरण और पूंजीपतियों के हृदय को परिवर्तित करने के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जो उन्होंने 1928 में अपने पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। और इसका मतलब मैंने आपको बताया कि अमीर लोग अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी के रूप में उसका देखभाल करें। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि ये जो सीरीज है, आप पे कोई एक ही थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, 3-4, पर इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आगे के अन्य थिंकर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हम लोगों ने इसी में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के ही 2-3 आपको जो है यहाँ पर जो है तैयार की है सीरीज। तो आपको ध्यान रखना 2-3 वीडियो आपको इसी के मिलने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के। फिर आपको जो वेस्टर्न वाला पोर्शन बचेगा यूनिट फर्स्ट में, फिर वो वाला पोर्शन के वीडियोस देंगे हम आपको। तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी, आप अगर ये वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, अगर आपने जो कोर्स था उसको अच्छे से परचेस करके सारे वीडियोस अगर देखे हैं, सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, तो आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो पाएगी। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो क्वेश्चन आप में मतलब एक तरह 100% आशान्वित है, वही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के निम्नलिखित अंगों में से किसे राज्य की आंख कहा गया है? तो राज्य की जो आंख है वो किसे कहा गया है? इन 7 अंगों में। आपने सप्तांग थ्योरी पढ़ी है, तो सप्तांग थ्योरी में 7 अंग बताए राज्य के, तो आंख किसको बोला गया है? अमात्य को, जनपद को, कोष को या मित्र को? तो बताइए भाई क्या रहेगा इसका आंसर? इसका सही आंसर रहेगा ए। तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के अंगों की तुलना मानव शरीर से की है, और इसमें उन्होंने अमात्य को राज्य की आंखें कहा है। तो अमात्य के लिए कहा है। स्वामी को क्या माना है? सिर। जनपद को जंगा माना है, दुर्ग को भुजाएं, कोष को मुख, दंड को मस्तिष्क और मित्र को कान कहा है। ये पूरी सीरीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
7 रिवॉल्यूशंस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की या किसने प्रस्तुत की? Who among the following propounded the concept of सप्त क्रांति? ऑप्शंस दिए गए, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, पंडित नेहरू या आचार्य विनोबा भावे। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? सप्त क्रांति की सिद्धांत किसने दिया ये आपको बताना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। तो सप्त क्रांति का सिद्धांत जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ पर आंसर रहेगा बी, राम मनोहर लोहिया से। तो राम मनोहर लोहिया ने यहाँ पर सप्त क्रांति की अवधारणा दी है। लोहिया का समाजवाद भी बड़ा फेमस है, वो भी ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर इतिहास की पुनर्व्याख्या भी की थी और जाति और वर्ग के यहाँ पर जो है चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक भी रहे ये। तो जाति वर्ग का चक्रीय सिद्धांत की बात कर ले, चौखंबा राज्य की अवधारणा इन्होंने दी है। तो चौखंबा राज्य की अवधारणा पूछे जाए तो वो इन्हीं से रिलेटेड है। जाति का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो वो इन्होंने दिया है। इतिहास की नवीन व्याख्या किसने की? तो इन्होंने की है। और सप्त क्रांति का सिद्धांत, तो कुछ फेमस चीजें जो है मैंने आपको बताई है, वो ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर लोहिया ने समाज में असमानता को समाप्त करने के लिए सप्त क्रांति का आह्वान किया है, जैसे नर नारी समानता, रंग-भेद के खिलाफ, जाति प्रथा के खिलाफ आदि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? ये सारे पीवाईक्यूज है जो पूछे गए हैं, है ना। तो हम लोग सारे अदर स्टेट वाले पीवाईक्यूज से भी आपकी तैयारी करा रहे हैं। यूजीसी नेट में इस टॉपिक से कुछ आए हो तो उस पर बात की हमने, है ना। तो आपकी सारी समग्र तैयारी हम लोग कराने वाले हैं, ये ध्यान रखें। और ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक, ठीक है। ये लगभग जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं हो जाती तब तक ये कंटिन्यू रहेगी। माने पूरा आपका यहाँ पर अगस्त मतलब जून जुलाई जो है कंटिन्यू रखेंगे इसको, क्योंकि अगस्त में तो आपकी एग्जाम्स ही 2 अगस्त को, तो फिर हम लोग उसको जून जुलाई तक कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और पूरी 10 यूनिट आपकी समग्र में यहाँ पर तैयारी कराऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, इतना आपको करना है बस, ठीक है। अपने दोस्तों तक इसको जरूर साझा करिएगा और कमेंट्स के माध्यम से आपको बताइएगा इस सीरीज के बारे में आपके अनुभव कैसे, ठीक है। एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? द फिलोसफी प्रोपागेंडेड बाय एम.एन. रॉय इज नोन बाय विच नेम? न्यू ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सर्वोदय या कल्चरल नेशनलिज्म? तो बताइए भाई, एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो एम.एन. रॉय के जो सिद्धांत है, मानवेंद्रनाथ रॉय एक साम्यवादी नेता है और इनका सिद्धांत जो है वो नव मानववाद कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? नव मानववाद। तो एम.एन. रॉय ने अपने जीवन के अंतिम दौर में मार्क्सवाद से आगे बढ़कर रेडिकल ह्यूमनिज्म या नव मानववाद की ओर मुड़े, जहां उन्होंने मानव की स्वतंत्रता और बुद्धि की सर्वोच्चता को महत्व दिया। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अनुसार जो षड्गुण नीति है उसमें कौन सा गुण शामिल नहीं है? कौटिल्य की षड्गुण नीति में 6 चीजें शामिल है। अब आपको बताना कौन सी उसमें शामिल नहीं है। According to Kautilya, which of the following is not included in the षड्गुण नीति? 6-fold फॉरेन पॉलिसी भी आप इसको कहते हैं। फर्स्ट संधि, सेकंड विग्रह, थर्ड इज संशय और लास्ट इज प्रश्चरण। तो बताइए क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है संधि है, विग्रह है, यान है, संशय है, आश्रय है, ठीक है। द्वेदी भाव एक बताया गया था, तो वो 6 हैं, पर पुरस्चरण नहीं बताया गया था, तो इसका आंसर रहेगा डी। तो कौटिल्य की षड्गुण नीति में 6 चीजें, संधि, विग्रह, यान, आसन और द्वेदी भाव और संशय, ठीक है। अगला है टोटल रिवॉल्यूशन, समग्र क्रांति का नारा या अवधारणा किस भारतीय राजनीतिक विचारक से जुड़ा है? द स्लोगन और कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन पॉलिटिकल थिंकर? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय या फिर बाल गंगाधर तिलक? यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चंस का वेटेज आपका और बढ़ेगा, है ना। अभी हम लोग यहाँ पर जो है आपको थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस लिए जो इजी टू मॉडरेट है, फिर थोड़ा सा हम जो कठिन क्वेश्चंस है अब उसकी सीरीज लेंगे। बाकी जो भी 1-2 वीडियो आने वाले हैं वो आपके इसकी टॉपिक के कठिन वीडियोस मतलब क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले थोड़ा सा आप माइंडसेट बना लें, उसके हिसाब से फिर शुरू कर रहे हैं इसको ना। समग्र क्रांति का नारा किससे जुड़ा आपको ये बताना है? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ
बिहार छात्र आंदोलन के दौरान समग्र क्रांति का आह्वान किया था। इसमें मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक बदलाव शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंबेडकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक इनहेलेशन ऑफ कास्ट माने जाति का उन्मूलन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपको बताना है डॉक्टर अंबेडकर की जो पुस्तक है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ये कब प्रकाशित हुई थी, कब पब्लिश हुई थी? इन विच ईयर वाज द फेमस बुक इनहेलेशन ऑफ कास्ट रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर पब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन इज 1936, सेकंड इज 1940 एंड थर्ड इज 1950 एंड फोर्थ इज 1932। तो बताइए भाई, इनहेलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? ये भी पूछा गया प्रश्न। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका सही आंसर रहेगा ए। ये पुस्तक उन्होंने 1936 में पब्लिश की थी, जो मूल रूप से लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया अध्यक्षीय भाषण था, जिसे बाद में क्या रूप दिया गया? पुस्तक का रूप दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा? तो आपको बताना किस व्यक्ति ने राजा राममोहन राय को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा? Who among the following called Raja Rammohan Roy the prophet of Indian nationalism? First is Rabindranath Tagore, second is Subhash Chandra Bose, थर्ड इज गोपाल कृष्ण गोखले और लास्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना किसने राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा। ठीक है, जल्दी से आंसर दो कमेंट करके, क्या रहेगा? का आंसर रहेगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय को उनके आधुनिक विचारों और पुनर्जागरण में योगदान के कारण क्या कहा है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या फिर आधुनिक भारत का जनक। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, आधुनिक भारत का जनक किसने कहा तो वो भी वही आंसर है, और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा तो वो भी वही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एम.एन. रॉय ने अपने नव मानववाद न्यू ह्यूमनिज्म के सिद्धांत में मानवीय प्रकृति के 3 तत्व बताए हैं, उसमें से कौन सा तत्व इसमें शामिल मतलब नहीं है? इन जो तत्व दिए गए हैं उनमें कौन सा तत्व उसमें शामिल नहीं है? तो एम.एन. रॉय ने अपना जो सिद्धांत है न्यू ह्यूमनिज्म, उसमें मानवीय प्रकृति के 3 तत्व बताए हैं। जो तत्व दिए गए नीचे, उसमें से कौन सा तत्व उसमें शामिल नहीं है? इन हिज थ्योरी ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म, एम.एन. रॉय outlined 3 elements of human nature. Which of the following is not one of them? फर्स्ट इज रीजन, सेकंड इज फ्रीडम, थर्ड इज मोरलिटी और लास्ट इज डिवाइन पावर, माने विवेक, स्वतंत्रता, नैतिकता या ईश्वरीय शक्ति। तो बताओ भाई, नव मानववाद में मानवीय प्रकृति के 3 तत्व हैं, उसमें से कौन सा इसमें से शामिल नहीं है वो को बताना है। तो इसका आंसर रहेगा डी, ईश्वरी। ठीक है, एम.एन. रॉय एक भौतिकवादी और नास्तिक विचारक थे। उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म में मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना और मानवीय प्रकृति के 3 उन्होंने जो है गुण बताए, विवेक, स्वतंत्रता, नैतिकता। उन्होंने ईश्वरीय शक्ति को इसमें स्थान नहीं दिया है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा द्वारा विदेशी राज्यों के प्रति अपनाई जाने वाली षड्गुण नीति में आसन का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कौटिल्य का जो सिद्धांत है षड्गुण नीति, उसमें ये आसन शब्द का क्या मतलब है? 6 गुण उन्होंने बताए हैं कौटिल्य ने षड्गुण नीति में। इस आसन शब्द का मतलब बताना है। युद्ध की घोषणा करना, उदासीन या तटस्थ बैठना, दोहरी नीति अपनाना या शक्तिशाली राजा की शरण में जाना। क्या रहेगा भाई? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, व्हाट डज आसन मीन इन द षड्गुण नीति अडॉप्टेड बाय किंग टुवर्ड्स फॉरेन स्टेट? बताओ भाई, युद्ध की घोषणा करना, उदासीन या तटस्थ बैठना, दोहरी नीति अपनाना या शक्तिशाली राजा की शरण में। का आंसर क्या रहेगा? बी। कौटिल्य की 6 गुणों वाली विदेश नीति में प्रत्येक पद का अपना एक विशेष अर्थ है। आसन का मतलब है उपेक्षा या तटस्थता की नीति अपनाना, माने चुपचाप बैठकर सही समय का इंतजार करना। और अन्य का मतलब क्या? संधि का मतलब समझौता, विग्रह का मतलब युद्ध, यान का मतलब चढ़ाई करना, संशय का मतलब शरण लेना, और द्वैधी भाव मतलब एक से संधि दूसरे से विग्रह की नीति। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के के 2 पहलू कहा है? तो किसने कहा कि सत्य और जो है यहाँ पर अहिंसा, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है? Which of the following thinkers describe truth and non-violence as two sides of the same coin?
फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सेकंड इज राजा राम मोहन राय, थर्ड इज महात्मा गांधी एंड लास्ट इज बाल गंगाधर तिलक। तो बताओ भाई किसने कहा है कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर रहेगा महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के दर्शन का मूल आधार ही सत्य है ना, वो सत्य ही जो है ईश्वर ये कहते हैं, और सत्य को जो है ईश्वर से ज्यादा प्रमुख स्थान देते हैं वो। तो उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू, सत्य साध्य और अहिंसा क्या है उसको प्राप्त करने का साधन। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये ठीक एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य क्या था ये आपको बताना। व्हाट वाज द प्राइमरी सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्म समाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय इन 1828? फर्स्ट, वेदों की सर्वोच्चता को पुनर्स्थापित करना, मूर्ति पूजा का विरोध व एकेश्वरवाद का प्रचार, पाश्चात्य शिक्षा का पूर्ण बहिष्कार और एक नए धर्म की स्थापना करना। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से बताओ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के इसमें तो काम आ ही रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट के एग्जाम्स में भी आप लोगों के काम आएंगे ना, नेट सेट और देन अदर जो एग्जाम्स है उन सब में काम आने वाले। चलो बताओ भाई, वेदों की सर्वोच्चता को पुनर्स्थापित करना, मूर्ति पूजा का विरोध व एकेश्वरवाद का प्रचार, पाश्चात्य शिक्षा का पूर्ण बहिष्कार व एक नए धर्म की स्थापना करना। तो इसका आंसर रहेगा बी, मूर्ति पूजा का विरोध व एकेश्वरवाद। तो राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने 1828 में क्या स्थापित की? ब्रह्म समाज। और इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, मूर्ति पूजा का खंडन करना और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ कानूनी व सामाजिक माहौल बनाना। वे राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक सुधार को आवश्यक मान। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा ये दिया था? तो बताओ भाई कांग्रेस के किस अधिवेशन में गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो, मैं इसे लेकर आऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905, लखनऊ अधिवेशन 1916 और कलकत्ता अधिवेशन 1906। In which session of the Congress did Bal Gangadhar Tilak give his famous slogan "Swaraj is my birthright and I shall have it"? बताओ भाई क्या रहेगा इसका आंसर? इसका सही आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। ठीक है, हालांकि तिलक द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग पहले से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के मन से इस प्रसिद्ध नारे को सबसे पहले 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था में दिया था। लखनऊ अधिवेशन फेमस है क्योंकि 1907 का जो सूरत अधिवेशन है इसमें जो है कांग्रेस में दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। इनका जो विलय हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1916 में। तो 1907 की जो है सूरत फूट से जो अलग अलग हुए थे गरम दल नरम दल, उनका मिलन जो हुआ है वो 1916 में हुआ है। साथ ही होम रूल लीग भी में शामिल हुई, 1916 में होम रूल लीग भी शुरू हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विद्या जीवन के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं से संबंधित है और जिसे सभी विद्याओं का प्रदीप माना गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्या जीवन के नैतिक व दार्शनिक पहलुओं से संबंधित है जिसे सभी विद्याओं का प्रदीप माना गया है? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, विच विद्या डील्स विद इथिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स एंड इज कंसिडर्ड द लैंप ऑफ ऑल साइंसेस? त्रयी, अन्विष्की, वार्ता या दंड नीति? तो बताओ भाई कौन सी विद्या यहाँ पर जीवन के नैतिक व दार्शनिक पहलुओं से संबंधित है जैसे सभी विद्याओं का प्रदीप माना गया है? बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा बी। तो कौटिल्य ने ज्ञान की 4 विद्या बताई है, अन्विष्की और त्रयी, वार्ता और दंड नीति। और कौटिल्य ने अन्विष्की को क्या बताया यहाँ पर? सभी विद्याओं का प्रदीप। तो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, त्रयी का मतलब है वेदों का ज्ञान, वार्ता मतलब कृषि व्यापार पशुपालन, और दंड नीति का मतलब क्या है? शासन कला।
मनुस्मृति के किस अध्याय में राजा के राजधर्म और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है? तो आपको बताना है कि मनुस्मृति के किस अध्याय में राजा के राजधर्म और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है? In which chapter of Manusmriti is the detailed description of the king Rajdharma and his administrative setup found? ऑप्शन इज अध्याय 2, अध्याय 5, अध्याय 7 या अध्याय 12। बताओ भाई क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर दो। इसका आंसर बताओ भाई क्या रहेगा, कमेंट करके जल्दी से आंसर दो। और इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी। तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, जिनमें अध्याय 7 पूरी तरह से किससे संबंधित है? राजधर्म। तो जिनमें से अध्याय 7 पूरी तरह से किससे संबंधित है? राजधर्म से। ठीक है, राजा का कर्तव्य, सप्तांग सिद्धांत, कर प्रणाली और युद्ध नीति को समर्पित। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को व्यवहारिक वेदांत के रूप में प्रस्तुत किया है? तो नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को व्यवहारिक वेदांत के रूप में प्रस्तुत किया? पहला, केवल जंगलों में ध्यान लगाना, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, कर्मों का पूर्ण परित्याग, या फिर रूढ़िवादी परंपराओं का पालन। तो बताओ भाई, मैं भी कमेंट पढ़ लेता हूं तुम लोगों के थोड़ा जल्दी से, क्या रहेगा इसका आंसर बताओ जल्दी से। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को व्यवहारिक वेदांत के रूप में प्रस्तुत किया है? क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। क्या आंसर रहेगा भाई? इसका सही आंसर रहेगा बी, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत कहता है कि उपनिषदों का केवल दार्शनिक चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि उसे समाज के शोषित व गरीब लोगों की सेवा में लागू किया जाना चाहिए, माने दरिद्र नारायण की सेवा। तिलक ने मांडले जेल में अपनी जो नजरबंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा महान ग्रंथ लिखा था? तो आपको बताना है, जब तिलक मांडले जेल म्यांमार में बंद थे, उस दौरान उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट टेक्स्ट डिड बाल गंगाधर तिलक राइट ड्यूरिंग हिज imprisonment in Mandalay jail? ऑप्शन इज द आर्किटिक होम इन द वेदास, ओरियन, गीता रहस्य या हिंद स्वराज। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा गीता रहस्य। तो तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 से 1914 तक मांडले जेल में रखा गया है, और उन्होंने वहां पर जो है भगवत गीता की जो कर्मयोग आधारित व्याख्या करते हुए गीता रहस्य नामक ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने राजनीतिक और सामाजिक प्रयोगों के लिए किस आश्रम की स्थापना सबसे पहले की थी? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा आश्रम सबसे पहले बनाया था। 1904 में टोलेस्टॉय फॉर्म, फिनिक्स सेटलमेंट आश्रम या फिनिक्स आश्रम, साबरमती आश्रम या सेवाग्राम आश्रम। अब यहाँ थोड़ा सा अगर पढ़ो तो 2 तो आपके यहाँ भारत में बने हुए, तो वो तो हो ही जाएंगे, उसका तो कुछ क्लियर ही है ना। ये 2 तो भारत के हैं, साबरमती और सेवाग्राम। तो यहाँ टोलेस्टॉय और फिनिक्स सेटलमेंट आश्रम, इनमें से एक बताना है। तो इसका आंसर रहेगा बी, गांधी जी ने डरबन के पास 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जहां से उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन किया। टोलेस्टॉय फॉर्म उन्होंने 1910 में बनाया। अगली जो है क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ष 1936 में किस स्वतंत्र राजनीतिक दल की स्थापना की जिसने प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लिया? तो 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पार्टी बनाई थी जिसने प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लिया? Which independent political party did Dr. Ambedkar establish in the year 1936 to contest the provincial election? Options हैं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या बहिष्कृत समाज पार्टी। तो इसका क्या आंसर रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा सी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो अगस्त 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इस दल ने 1937 के बॉम्बे विधानसभा चुनाव में 17 में से कितनी सीटें जीती थी? 15। तो अंबेडकर जी ने क्या बनाया यहाँ पर? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। नेक्स्ट,
यदि भगवान भी अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट किसका है? तो अगर भगवान भी छुआछूत को मानते हैं तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। If God were to tolerate untouchability, I would not recognize him as God at all. Whose famous statement is this? आपके ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले। बताओ भाई किसने ये स्टेटमेंट दिया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा सी। ये कथन अंबेडकर जी का समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये कथन है तिलक का। तो बहुत सारे लोग इसको जो है अंबेडकर जी का स्टेटमेंट मानते हैं, बट ये एक्चुअल में है किसका? तिलक का। और तिलक ने अस्पृश्यता निवारण परिषद में भाषण देते हुए ये कथन दिया था उन्होंने। राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म के रूढ़िवादी सिद्धांत की आलोचना और ईसा मसीह के नैतिक विचारों को संकलित करते हुए 1920 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बताओ भाई, राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म के रूढ़िवादी सिद्धांत की आलोचना और ईसा मसीह के नैतिक विचारों को संकलित करते 1920 में कौन सी पुस्तक लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस या जीसस, तूफातुल मुहाब्दीन, सत्यार्थ प्रकाश। तो बताओ राजा राममोहन राय की पुस्तक कौन सी है जिन्होंने ईसाई धर्म के रूढ़िवादी सिद्धांतों की आलोचना और ईसा मसीह के नैतिक विचारों को संकलित करते हुए ये पुस्तक लिखी? इसका आंसर है बी। तो उन्होंने, राजा राममोहन राय ने 1820 में द परसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह के चमत्कारों को छोड़कर केवल उनकी नैतिक और मानवीय शिक्षाओं की प्रशंसा की। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? शत्रु को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, निष्क्रिय प्रतिरोध या कमजोरों का हथियार, सत्य के लिए आग्रह करना या आत्म पीड़ा द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तित करना, या फिर पॉलिटिकल जो है गेन के लिए भूख हड़ताल, राजनीतिक लाभ के लिए भूख हड़ताल। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है गांधी जी के अनुसार, ये आपको बताना है। शत्रु को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, निष्क्रिय प्रतिरोध या कमजोरों का हथियार, सत्य के लिए आग्रह करना या आत्म पीड़ा द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तन, राजनीतिक लाभ के लिए भूख हड़ताल। तो इसका आंसर रहेगा सी, सत्य के लिए आग्रह करना और आत्म पीड़ा द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किस कृति में सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों की उत्पत्ति और उनके पतन की ऐतिहासिक समीक्षा की? तो अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे यहाँ पर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, उसकी उत्पत्ति और उसके पतन की समीक्षा की? पुस्तक के नाम दिए गए 4, द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चारों पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की। आपको बताना किस पुस्तक में उन्होंने वर्ण व्यवस्था की समीक्षा और पतन के कारणों की चर्चा की। ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, हु वर द शूद्रास। तो 1946 में उन्होंने हु वर द शूद्रा पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ज्योतिबा फुले को समर्पित किया। इसमें उन्होंने शूद्रों के आर्य समाज में सूर्यवंशी क्षत्रिय होने और बाद में पतन का सिद्धांत उन्होंने। एम एन रॉय ने 1940 में अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो बताओ भाई, एम एन रॉय ने 1940 में जो अपनी अलग पार्टी बनाई थी उसका नाम क्या था, ये बताना है। What was the name of the political party formed by M.N. Roy in 1940 after breaking away from mainstream movements? ऑप्शंस है फॉरवर्ड ब्लॉक, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसका आंसर रहेगा बी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो कांग्रेस के साथ मतभेदों के बाद उन्होंने जो है 1940 में ये पार्टी बनाई थी और 1948 में उन्होंने दल विहीन राजनीति के कारण इसको भंग कर दिया। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? तो मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया है। अब आपको बताना किस वर्ष उनको भारत रत्न दिया गया। थोड़ा एक बात ध्यान रखना है कि भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च जो है सम्मान है, उसके बाद पद्म पुरस्कार आते हैं। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो वो क्या है, भारत रत्न। ठीक है, ये याद रखना है, सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक, जो 1954 से शुरू हुए हैं और बाद में 1977 में इसको बंद कर दिया गया और 80 से फिर से शुरू किया गया।
तो आपको बताना कि इनको जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न देना कब किया गया, मतलब कब दिया इनको भारत रत्न सम्मानित कब किया गया? 1991, 1999, 2005 या 2014? इसका आंसर है बी। तो जयप्रकाश नारायण को उनको सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1965 में उन्हें क्या मिला यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक नामक समाचार पत्र किस वर्ष शुरू किया था जिसने दलित चेतना में बड़ी भूमिका निभाई? तो डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक समाचार पत्र किस वर्ष शुरू किया, आपको ये बताना है, जो दलित चेतना के लिए जाना जाता है। इन विच ईयर डिड डॉक्टर अंबेडकर स्टार्ट द न्यूज़पेपर नेम्ड मूक नायक विच प्लेड अ मैसिव रोल इन दलित अवेकिंग? ऑप्शंस हैं 1920, 1927, 1930 और एक 1936। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए। अंबेडकर ने 1920 को बॉम्बे से मूकनायक नामक पाक्षिक मराठी पत्र शुरू किया था। इसे शुरू करने में कोल्हापुर के जो शाहूजी महाराज ने भी आर्थिक सहायता दी थी। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये प्रसिद्ध जो स्टेटमेंट है, संदेश जो है वो स्वामी विवेकानंद का है। आपको ये बताना कि ये किस उपनिषद से प्रेरित है, किस उपनिषद से उन्होंने लिया था? उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है ये किस प्राचीन उपनिषद से प्रेरित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर बृहद आरण्यक उपनिषद? बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? अब ये तो पता है कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए, सबको पता है, पर ये नहीं पता किस उपनिषद से लिया गया। तो इसका आंसर रहेगा बी। कठोपनिषद का मंत्र जो है उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य परन्नोबोधत से ये जो है लिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये आज की सीरीज को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। एक बार फिर से जानकारी दे दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर आप लोगों की क्लासेस जो है चल रही हैं नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो बच्चे असिस्टेंट नेट जिनका हो गया, सेट जिनका हो गया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाह रहे हैं मेरे साथ जुड़कर, या फिर आप अभी नए नए हैं, नेट सेट आपको तैयार करना है पॉलिटिकल साइंस से, तो आप जो है मेरे साथ जुड़कर नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया इसकी कोर्स की जो प्राइस है वो भी आपको लेंगे तो आप 2000 प्लस जीएसटी में कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 चीजें मिल रही है, नेट, सेट और देन असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की गई है और ये सभी के काम आएगी। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं जून में जिन लोगों की नेट की एग्जाम है, या हमारी जो बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, या दिसंबर में भी जिनकी, तो उनको रिवीजन करना हो या उनको तैयारी करना हो तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेट के जो बच्चे हैं वो सेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, जो आगामी सेट देंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। अपने जो भी अनुभव है कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। ये सीरीज कंटिन्यू रखे ना रखे, किस तरह के अनुभव आप लोगों के, कैसा लगा आपको, और सारे क्वेश्चंस वह हैं जो आए हुए हैं। एक बात और बता देता हूं मैं पहले कि क्वेश्चंस वही लिए हैं जो पूछे गए हैं, है ना। हमने इसमें वो भी क्वेश्चंस नहीं लिए जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि बेसिक, वो नहीं लिए, जो आए हुए हैं क्वेश्चन और सीधा पूछा गया। अदर स्टेट के में पूछा गया है, एमपी में पूछा गया है, नेट की एग्जाम्स में पूछा गया है, वो हमने लिए हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो तो हम थोड़ा क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट रखा है, ज्यादा टफ नहीं लिया है, बट आगे के वीडियोस में आपको क्वेश्चन टफ देखने को मिलेंगे। तो अभी तो पहला वीडियो इसलिए थोड़ा सा इसको, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ, बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।